नमस्कार। आज मैं शिक्षा तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विभिन्न पक्षों को हम जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा तकनीकी क्या है, इसके आयाम क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ये सब सारी चीज़ों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे और वृत्तांतपूर्वक हम लोग जानेंगे। दरअसल अगर शिक्षा तकनीकी को अगर देखेंगे तो शिक्षा में विभिन्न तकनीकों को प्रयोग करना जिसके माध्यम से हमारे शिक्षण को सुगम, सरल और कम खर्चीला बनाने में सहयोग करता है, उसे रुचिकर बनाने में सहयोग करता है, छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाने में सहयोग करता है। उस अर्थ में शिक्षा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम इसके छोटे से इतिहास के पन्नों को उल्टाने की चेष्टा करेंगे तो हम देखते हैं कि 1900 के आसपास इसमें पहले प्रयोग इसमें किया जाने लगा, जिसमें कि शैक्षिक खिलौनों या उससे संबंधित जो विद्यमान खेल थे उसको शिक्षा में प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन वो नहीं के बराबर था। अधिक पुराना इसका इतिहास नहीं रहा है शैक्षिक तकनीकी का। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 19वीं सदी में ही एक औद्योगिक क्रांति होता है। इस औद्योगिक क्रांति में खास करके विभिन्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा, और लेकिन शिक्षा में इसका स्तर नहीं के बराबर या इसकी पहुंच जो है वो विभिन्न तकनीकी का उपयोग औद्योगिक क्रांति के माध्यम से तो हुआ, लेकिन इसका शिक्षा में उपयोग नहीं के बराबर था। अगर हम उसके बाद देखेंगे तो 1926 में एक महोदय थे सिडनी अल प्रेसी थे, जो कि ये महोदय ओहियो विश्वविद्यालय में, कहाँ पर, तो ओहियो विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। और इन्होंने शिक्षण तकनीकी मशीन उन्होंने बनाने का निर्माण इन्होंने किया, और यहाँ से इसका सूत्रपात मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रादुर्भाव वहाँ से नहीं माना जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो एक महोदय थे जो कि 1930 से लेकर के 1940 के आसपास एक महोदय थे लुम्सडेन थे, और ग्लेसर ये लुम्सडेन और ग्लेसर जो महोदय थे, इन्होंने 1930 से 1940 के आसपास इन्होंने विभिन्न पुस्तकीय खिलौनों, कार्डबोर्डों या कुछ छोटे छोटे चीज़ों का जो शिक्षण तकनीकी में उपयोग किया जाने लगा था, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया। कहाँ पर, शिक्षा में। लेकिन अगर असलियत में अगर हम देखें तो 1950 के आसपास महोदय होते हैं, कौन से, तो B.F. स्किनर। ये B.F. स्किनर महोदय हैं, जो कि B.F. स्किनर महोदय ने इन्होंने अनुदेशन तकनीकी का इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ से अनुदेशन तकनीकी का जब इस्तेमाल इन्होंने किया है तो मुख्य रूप से यहाँ से इसका सूत्रपात माना जाता है। अब अगर हम सूत्रपात की बात करें तो अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से शिक्षा में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। हालांकि इन्होंने पहले प्रयोग जो किया है इन्होंने वो जानवर के ऊपर प्रयोग किया है, फिर जानवर पर जब सफल प्रयोग हुआ है उसके बाद इन्होंने शिक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और इन्होंने किया है। तो इसके बाद हम अगर देखेंगे तो इसके बाद ब्रायन मोर एक महोदय थे, जिन्होंने सबसे पहले 1950 के आसपास ही सबसे पहले शैक्षिक
शैक्षिक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल जो इन्होंने किया है, सबसे पहला जो प्रयोग किया है, अर्थात सबसे पहले जिन्होंने शैक्षिक तकनीकी शब्द को कहा है वो ब्रायन मूर महोदय हैं, जो कि 1950 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन 1950 के आसपास। फिर इसके अलावा स्टेनले एडवर्ड एंड स्कीनर, इन दो महोदयों ने प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, इन दोनों महोदय ने अर्थात स्टेनले एडवर्ड एंड स्किनर ने इन्होंने प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया है पहली बार। और इन्होंने बहुत सारा, हालांकि मैंने आपको कहा कि स्किनर ने बहुत सारा प्रयोग किया है, उसके बाद जाकर के इन दोनों महोदयों ने मिलकर के प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया है, जो कि खास करके शैक्षिक दशा और दिशाओं को एक बहुत ज़्यादा रूपांतरित करने में या उसका व्यावहारिक प्रयोग करने में बहुत मदद किया है। और इसके बाद जब इन्होंने ये प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल किया है तो यहाँ से इसका विकास प्रारंभ हुआ है ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल का जब इन दोनों ने इस्तेमाल किया है, उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों ने और विभिन्न देशों में इसका इस्तेमाल व्यापक ढंग से किया जाने लगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे सेमिनार इस पर हुए हैं, बहुत सारे लेख बहुत सारे लोगों ने लिखा है इस पर। तो इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से यहाँ से मुख्य रूप से माना जाता है, जिसमें कि किसी भी तकनीकी को सुचारू रूप से करने के लिए और शिक्षण में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण से शिक्षण की गतिविधियों को क्या किया जाए, एकदम सुचारू रूप से व्यवहारगत बनाने में सहयोग प्रदान करता है, फिर रुचिकर बनाने में प्रयोग करता है, फिर शिक्षण को अत्यंत सरल बनाने में सहयोग करता है, शिक्षण को मितव्ययी बनाने में सहयोग करता है। ये सब सारी चीज़ें इनके इसके माध्यम से यहाँ पर इन्होंने किया है। अब अगर हम देखेंगे तो शिक्षण तकनीकी के घटक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम शैक्षिक तकनीकी के घटकों को देखेंगे तो घटक या उसके प्रकार कह सकते हैं उसको। तो अगर शैक्षिक तकनीकी के घटक या प्रकार हम कहेंगे तो मुख्य रूप से इसके 3 घटक या 3 प्रकार माने गए हैं। एक तो आपका शैक्षिक तकनीकी प्रथम, इसको कहा गया है क्या, कठोर उपागम। फिर दूसरा आपका है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, या इसको कोमल उपागम कहते हैं, कोमल उपागम कहते हैं। और तीसरा है शैक्षिक तकनीकी तृतीय, जिसको कि हम प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। इसको हम हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली विश्लेषण, यहाँ पर 3 प्रकार हैं। अगर हम पहले प्रकार को देखेंगे तो ये शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर उपागम क्या है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यंत्र आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ग्रामोफोन हो गया, जैसे मान लीजिए कि टीवी हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि मोबाइल हो गया आज के समय में, जैसे कि मान लीजिए कि मॉनिटर हो गया। ये सब सारे जो जितने भी सारी चीज़ें हैं, वीडियो हो गए, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो गए, तो किस में आएंगे, तो कठोर उपागम में आएंगे।
अब कठोर उपागम में सीधी छोटी बात को समझिए कि कठोर उपागम हम उसको कहते हैं जिसको कि हम छू सकें। क्या करें? छू सकें। अर्थात हम कठोर उपागम में इस मार्कर को भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा, इस टीचिंग में लर्निंग मटेरियल के द्वारा हम अपने क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु को क्या करते हैं, सरल बनाने में सहयोग करते हैं। तो हम इसके माध्यम से, तो वो हम ग्रामोफोन के द्वारा भी कर सकते हैं, हम टेलीविज़न के माध्यम से भी कर सकते हैं, हम मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें देख रहे हैं। तो ये आप मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से हमें देख रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी छू सकें वो मुख्य रूप से कठोर उपागम में आता है, या आपको हम ये शैक्षिक तकनीकी प्रथम में आता है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल उपागम क्या होता है कि ये मुख्य रूप से इनपुट या प्रोसेस की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मेरे द्वारा बताया जा रहा है कुछ भी, तो आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपके मोबाइल पर या आपके टीवी पर या आपके कंप्यूटर पर जो हम आपको दिख रहे हैं, वो कौन सा माध्यम होगा? कठोर उपागम होगा। लेकिन जिस माध्यम से, जैसे कि जिन चीज़ों को हम छू नहीं पाते हैं, जैसे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच तो रही है लेकिन आप छू नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को आप महसूस कर पाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बोली जा रही है, लेकिन उस माध्यम से आप समझ रहे हैं, उस आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से हम अपनी व्यवस्था को या शिक्षण व्यवस्था को क्या करते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन करने में, जैसे कि हमारे सिद्धांत हो गए, जैसे कि हमारे नियम हो गए, जैसे कि हमारी विधियां हो गईं, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, किस में आती हैं? तो आपके कोमल उपागम में आते हैं। और फिर इसमें एक चीज़ हम आपको और बताएंगे। हम कंप्यूटर की भाषा में जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वो आपका आता है, एक अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इसको हम इनपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। अब ये 3 चीज़ें होती हैं। ये जब कोई भी काम करता है तो ये अदा होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। ये सारी चीज़ें पूछी भी जाती है किसी भी परीक्षाओं में। तो हम जब अदा करते हैं, अदा का मतलब होता है कि उसमें देना। जैसे मान लीजिए कि हम कंप्यूटर को चलाते हैं, तो हम जब कीबोर्ड को दबाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। जब इनपुट देते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। अगर आप देखे होंगे कि अगर आपका नेट स्लो है तो ऐसे घूमता रहता है। अगर आपका फास्ट है नेट तो आपने दिया और तुरंत खुल गया। अर्थात वो जो प्रक्रिया खुलने में आती है वो आपका प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर या मॉनिटर स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप स्क्रीन पर जो या मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा होता है वो क्या है, प्रदा है, अर्थात आउटपुट है। अर्थात पहले, जैसे कि एक छोटे से अंदाज में हम बताएंगे कि जैसे हम पहले खाना को बनाते हैं, खाना का सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो हम पहले खाना को चढ़ाते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया होती है, बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बनता है, खाना पकता है, और फिर बनने के बाद जो आपके सामने थाली में आ जाता है वो क्या है, प्रदा है या आउटपुट है।
तो इसके माध्यम से ये सब सारी चीज़ें, ये कोमल तंत्र या ये सब काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस में हम कोई भी प्रक्रिया को देते हैं, पहले इन करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस का काम क्या होता है, जैसे हम अगर शिक्षण में क्या करते हैं कि पहले योजना बनाते हैं। तो जैसे पाठ्य योजना बनाना हमारा किस में आ जाएगा, तो इनपुट में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कठोर उपागम में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं कि पहले हमने किया और फिर प्रक्रिया, जब हमने यहाँ पर सिद्धांत का, नियमों का या प्रोसेस का, ये सारी चीज़ों का हमने इस्तेमाल कक्षा रूम में मैंने किया, तो ये एक प्रकार से हम इसको कोमल उपागम के नाम से भी जान सकते हैं। और जिस विधियों के द्वारा हमने क्या किया कि शैक्षिक व्यवस्था को या पाठ्य वस्तु को हमने सरल बनाया, हमने रुचिकर बनाया, हमने जानने योग्य बनाया, हम छात्रों को अधिगम करने में समर्थ बनाया, वो सारे जो प्रणाली, वो विश्लेषण क्या है, तो प्रणाली विश्लेषण के नाम से उसको हम जानते हैं। अर्थात जिन विधियों के माध्यम से हम रुचिकर बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये इस प्रकार के शैक्षिक तकनीकी होते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने इतना जाना होगा। अब अगले वीडियो में हम इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है ये सब सारी चीज़ें आपको जानने में समर्थ आप हुए होंगे। इसी प्रकार पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले से भी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।